खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कोशिश हमारी रहती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें सियासत से जुड़े मामलात, इक्तिसादी मामलात, सलामती मामलात या समाजी मामलात जो अक्सर व बेशतर बाइसे मौजू होते भी हैं और कभी कभार जब बहस करते हैं तो इन मौज़ूआत पर हम ज़रूर मुख्तलिफ हिस्सों से किसी न किसी मुद्दे को उठाकर बातचीत करते हैं ताकि जो कमियां हैं, खामियां हैं और हम सबके सामने जो सवालात हैं बहैसियत ज़िम्मेदार नागरिक या मुआशरा, उन सवालों का जवाब तलाशा जा सके। 5 के पंच में सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते करते कई ऐसे मामलात पर या ऐसे नताइज पर हम पहुंच जाते हैं जहां पर ऐसे मामलात जो शायद जिन पर गैर संजीदगी माजी में बरती गई और आज मनफी नताइज आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुए और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। खामोशी के साथ कुछ चीज़ें या तो करने की ज़रूरत होती है, अगर नहीं होती है तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स का हमें इंतज़ार बहुत खामोशी के साथ करना होगा। वो सिचुएशन कंपैरेटिवली इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। खास मेहमान भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन चूंकि आज एक अहम तरीन मौजू हमने चुना है और वो है अवैध तरीके से होने वाले खनन या इलीगल माइनिंग कह लीजिए या गैर कानूनी तरीके से कानकनी या जो खनन माफिया है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर आप आमतौर पर खबरें सुनते हैं कि इस तरीके से इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई और इस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात जब मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की आती है तो ये इलाका, ये पूरा ख़ित्ता जोग्राफियाई एतबार से पूरे मुल्क के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। वसाइल की बात हो, रिसोर्स की बात हो, जंगलात की बात हो, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, तरक्याती मंसूबों की बात हो या फिर लोगों के रोज़गार की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जोड़कर अगर देखी जाए तो शायद ये गलत भी नहीं होगा। इसलिए आज के वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तरीके से होने वाली माइनिंग या जो माफिया इस वक्त सरगर्म है, उसको सरकार कैसे इस वक्त कुल मिलाकर जिस हिसाब से कहा या देखा जा रहा है या बताया जा रहा है, क्या वाकई में उस हिसाब से सिचुएशन को टैकल करने की या फिर मुलव्वसीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश होगी, ये देखने वाली बात होगी। साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर या फिर आप जम्मू सूबे की तरफ चले आए, इंटीरियर बेल्ट के अंदर हर जगह तकरीबन तबाही मची है। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर सॉइल इरोजन जो परेशानी का सबब बहुत पहले से था, माहिरीन ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस पर दी और वक्त गुजरने के साथ साथ कई NGOs, कई माहौलियाती कारकुन, इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी आदाद शुमार ऐसे लाए, ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जो हैरान कुन हैं। फिर यहाँ से आगे जब बात बढ़ी तो नई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, काम शुरू हुआ और चीफ मिनिस्टर हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, उनके वुज़रा हों, तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि कुछ भी हुआ हो या आज हो रहा हो, जहां पर भी गैर कानूनी काम है उसके पीछे की एक वजह है, वो है करप्शन। इस नुक्ते को भी शायद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही नतीजा है कि मौजूदा वक्त में सरकार ने एक एक करके कुछ एक हिस्सों में हमने सख्ती देखना शुरू की है। अगरचे कुछ चीजें ये कहा जाता है कि सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रेत माफिया है, खनन माफिया कह लीजिए, स्टोन क्रशर्स का काम करने वाले लोग हैं, अगर कहीं पर गैर कानूनी काम हो रहा है तो हमने खौफ इन दिनों जरूर देखा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मुख्तलिफ नुकात हैं, एक एक करके हमको डिस्कस करेंगे। लेकिन बदनवानी हो, करप्शन की बात हो, रेत माफिया हो, स्टोन क्रशर्स हो या फिर महकमे के एहलकार हों, जिनकी कारकर्दगी पर सवालात काफी ज्यादा उठ रहे हैं, ये हम नहीं सरकार में बैठे लोग बताते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल भी DMO कठुआ के अंदर उन्होंने कार्रवाई करते हुए DMO कठुआ को मुअत्तल कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर्स जब निकले तो उसके बाद ये भी वार्निंग दे दी तमाम अफसरान को या तमाम उन जिम्मेदारान को जो इस महकमे में रहकर जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, वाकई में जो शफाफियत, जवाबदेही, एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, उस पर काम वाकई में अमली जामा इस बात को पहनाया जाएगा, यानी ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मैं मेहमानों के पास जाऊं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हमारे साथ जो अलग अलग जगहों पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों के साथ जुड़े हुए लोग हों या फिर माहौलियात के लिए काम करने वाले लोग हों, वक्त गुजरने के साथ साथ सब ने अपनी अपनी बात अपने हिसाब से रखी, आदाद शुमार सामने रखे, फैक्ट्स और फिगर्स सामने लाए ताकि गैर कानूनी काम पर या इलीगल माइनिंग पर या जो स्टोन क्रशिंग का काम कहीं पर होता है तो उसको रोका जाए। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस चीज की तरफ इशारा कर रहे थे? कल जब कार्रवाई हुई तो जम्मू सूबे के अंदर पिछले 1 महीने के दौरान 5 से 6 मरतबा ये कह चुके हैं कि गैर कानूनी कहीं पर भी कानकनी हो रही होगी, ये जो खनन माफिया है इसको स्टेट से उखाड़ कर बाहर फेंका जाएगा। सुरेंद्र चौधरी, पहले जरा उनको मैं उनकी बात आपको सुनाऊंगा और उसके बाद सीधा मेहमानों के पास चलेंगे।
खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी तो वो चीज मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूंगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल करती है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था। इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, जमीनें नजायज और लैंड जो सीएलयू हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर जमीन खत्म हो रही है, हमारी वेजिटेबल की जमीनें खत्म हो रही हैं। हम नहीं खत्म होने लगा, हमारी जमीनें खत्म हो गई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, आपकी सब्जी वाली वेजिटेबल वाली लैंड खत्म हो गई। मुझे बताइए आप क्या करेंगे? तो इसलिए अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो हम जमीन देखेंगे कौन सी। हम फर्टाइल लैंड को कभी नहीं चाहेंगे कि उसको सीएलयू में डाला जाए और उसको कहीं किया जाए। तो लोगों ने जिता के भेजा है और हमारी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द वोटर है, पब्लिक के साथ है। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों के आगे नहीं है। और ये बाऊ राज जो है हमने खत्म करना है। 6 साल में यहाँ जंग लग गया जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जंग दूर करने के लिए हमें लोगों ने भेजा। तो लिहाजा मैं इतना आपको अश्योर करके जाता हूँ कि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये सरकार उमर साहब की क़यादत में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में कहीं कोताही कर रही है। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट डाला है वो अपने आप को फख्र महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी बात कर रहे थे और ये हमें जहां तक लगता है तीसरा चौथा स्टेटमेंट था और साथ साथ कार्रवाइयां भी हुई है। शहीदी चौक जम्मू से कार्रवाई एक डिपार्टमेंट से शुरू हुई थी, बात पहुंच गई कठुआ और सांबा तक और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू प्रोविंस में, अब कश्मीर में कितना काम होता है ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान ये जो हम देख रहे हैं बात एट द एंड शायद वहीं पहुंच जाती है कि सियासत मामले पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, बयानात से ये वाज़ेह होता है। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे पैनल में मोहम्मद अल्ताफ साहब हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी से, साउथ कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, खुशामदीद आपको कहेंगे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब हमारे साथ हैं, माहौलियाती कारकुन हैं, समाजी कारकुन हैं और ये जितनी भी आपके सामने माहौलियात से इलीगल माइनिंग के हवाले से खबरें आती हैं इसमें सामने लाने का या अथॉरिटीज के नोटिस में लाने का इनका भी एक कलीदी किरदार है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको डॉक्टर साहब कहेंगे। साहिल बशीर साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हुकूमत पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक माफिया यहां काम करता है, ये इल्जामात लगाए गए, इस पर जरा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साहिल साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। और शेख अवैस साहब हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको कहेंगे अवैस साहब। मैं शुरुआत जरा आप ही से करूंगा मोहम्मद अल्ताफ साहब, साउथ कश्मीर की हालत क्या है? जब हमने अखबारात को उठाया, देखा, पेपर्स उठाए, पढ़े, देखा तो कई एक मकामात पर, चाहे वो पुलवामा हो, साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा जियोग्राफियाई एतबार से डिस्ट्रिक्ट जिसमें अनंतनाग भी है, शोपियां है, कुलगाम है, चारों अजला से सबसे ज्यादा कश्मीर प्रोविंस से शिकायतें मौसूल हुई। आज के वक्त में जो मामला शायद सियासी एक तरह से बन गया है, एक्चुअल पोजीशन सर्दर्न बेल्ट के अंदर क्या है, जरा वो बताइएगा। उसके बाद एक एक करके जरा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इस पर। सर, पहले मैं मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा प्रोग्राम आपने यहाँ कंडक्ट किया है और मैं इसका दिली ख्वाहिश रखता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि लोगों यहाँ क्या हो रहा है और किस हालत में, किस सिमत में हम जा रहे हैं। हमारे साउथ कश्मीर में हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो ज्यादा है, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा इस पर ज्यादा ये माफिया है और ये जो रेतें निकाली जाती हैं इसमें हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं और हमारा बेल्ट जो है यहाँ साउथ कश्मीर में, खासकर पुलवामा, रंबारा है, नाला रोमशी है, इन सबको इन्होंने पता है कि रातों रात दिन इस पर ये जो रेत निकाली जाती है और इसमें वो जो दूसरे इतने डंपर्स लगे हैं कि रात भर ये सोने नहीं देते हैं, रात भर चले रहते हैं और पता नहीं ये इलीगल है, इनको कोई किसी ने पता नहीं कोई ऑर्डर है या कोई परमिशन है, ये आज तक हमें पता नहीं चला। हमने बहुत बार कोशिश की थी। अल्ताफ साहब, ये कौन लोग हैं? हमें छुपाया जा रहा है। आपने अपने लेवल पे तो पता किया होगा, पार्टी लेवल पर भी आप एक्टिव हैं, बाकी जमातों को बड़ा आसानी से आप टारगेट करते हैं, लेकिन ये तो पता होगा कि घर के आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, गैर कानूनी एक्टिविटीज हैं कौन लोग? कुछ तो पता होगा, कोई क्लू मिला अभी तक? इसमें बहुत सारे जो मैं जिनको जानता हूँ, ये
हमारे जो जितने भी एक्टिव पॉलिटिकल वाले हैं इनको फंड्स वगैरह फराहम करते हैं, और शायद यही इनको इनके पीछे लगे हैं और यही उनको बचाते भी हैं, और यही इनके सर पर हाथ रखते हैं कि आप चलो, आप करो काम और हम आपके साथ हैं। ये मुझे लगता है कि ऐसा ही है, क्योंकि जब मैंने देखा कि इस पर मैंने 2-4 बार मैंने पुलिस भी बुलाया, मैंने डीसी साहब की नोटिस में, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया, मैंने 2-3 बार मैंने इस पर बाइटें भी दी, लेकिन कार्रवाई आज हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रही है, 2-3 जगह हो रही है। और हमारे ब्रिजेस जो हैं, जो बहुत मुश्किल से हमारे जो इन नालों के ऊपर ब्रिजेस बने हैं, वो भी अब डेंजर में पड़ गए, क्योंकि वो नीचे से उनको रेत और वो जो वो सब उठाया गया है, अब उनमें क्रैक्स लगे हो गए हैं और उनको भी खतरा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, और गवर्नमेंट इसकी तरफ अगर जल्दी तवज्जो नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब जरा साहिल साहब से पहले ले लूं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं। साहिल साहब, क्या ये माजरा है, ये जो आज सवालात उठ रहे हैं, और हमने देखा कि बड़े कई एक जगहों पर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा, बाद में जब रिपोर्ट्स आई और एनजीटी ने भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया कि परेशानी ये रही आज के वक्त में कि बड़ी जगहों पर इस तरीके से इलीगल माइनिंग होती रही, कोई तवज्जो या संजीदगी से हुकूमत ने काम नहीं किया। नतीजा ये कि बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सरकारी खजाने से लाखों या करोड़ों रुपए खर्च होते रहे, लेकिन नुकसान बाद में उठाना पड़ा। यह असल में जो माफिया है, जिसका इल्जाम लगता है कि आपकी हुकूमत या अथॉरिटीज जब थी तो तब इस पर कोई संजीदगी से काम नहीं हुआ, क्या वाकई में उसी का नतीजा ये आज हम सब के सामने है? देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार इलीगल तरीके से अगर कोई काम करती है, कोई इस तरह का माफिया चलाती है, तो वो लोगों के सामने होता है। लेकिन अगर कोई चीज लीगली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर टेंडरिंग के थ्रू किया जाए, और उसके बाद में वो टेंडर कोई भी ले, चाहे नेशनल लेवल पे ले, चाहे यहाँ पे यूटी लेवल पे ले, और उसके बाद वो काम करे, और जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे थे उनको अगर दिक्कत है और वो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए और उसके नताइज में आके वो लोग शोर शराबा करें, तो वो भी सही बात नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ कि सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कोई मैंडेट नहीं था कि किसको माइनिंग देनी है, किसको नहीं देनी है। यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिन्होंने जो टेंडरिंग प्रोसेस किया होगा, उसको अगर इनको लगता है कि इलीगल तरीके से हुआ है या कोई माफिया चल रहा है, तो बिल्कुल एक जांच करनी चाहिए, और जांच बिठा के अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उन कंसर्न ऑफिसर्स पे कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे ना कोई तकलीफ होगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी शाना बशाना उस पॉलिटिकल पार्टी के उसके साथ रहेगी। जैसा कि मैंने इनका भी अभी सुना कि ये खुद बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं है, इनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो किस प्रोसेस के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अगर इनको पता नहीं है और प्रोसेस के थ्रू ये गए नहीं है, इनको ये भी नहीं पता कि और वो लोग कौन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक सेंटर में जो पार्टी है, उसको इल्जाम तराशी करना मुझे लगता है बेवकूफी है। इस तरह के इल्जाम तराशियां नहीं होनी चाहिए। यही वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हुकूमत को शायद पता होगा, अगर कोई अच्छा काम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एंड से तो आप उसका क्रेडिट लेते हैं, जब यहां पर गलती हुई तो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, हम तो सरकार में नहीं थे। ये तो बचने वाली बात होगी ना, सहूलत के हिसाब से आप जवाब देते हैं। मैं गलती नहीं गिनवा रहा हूँ, आपने शायद मेरी स्टेटमेंट को गलत लिया है। मैं गलती नहीं गिनवा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को खदशात है, अगर उनको खदशात है कि ये इलीगल है और प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ है, तो बेशक उनके उसके लिए जांच बिठानी चाहिए। लेकिन उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नीचे यहाँ पे ऑफिसर्स काम करते हैं, वो इल्जाम तराशी उनके ऊपर की जानी चाहिए, किसी सेंट्रल पार्टी के ऊपर नहीं। ठीक है, वो मैं मुजफ्फर साहब से भी थोड़ी देर में पूछूंगा, क्योंकि वो इस मामले में काफी एक्टिव रहे हैं। शेख ओवैस साहब, क्या वाकई तौर पर, चूंकि आपकी तरफ से इल्जामात भी लगे और बहुत सारे शवाहिद भी थे दोनों प्रोविंसेस से, ये जो वसाइल को लूटने का इल्जाम, सियासत अपनी जगह, सारी बातचीत इस पर हो ना हो वो दूसरी बात, लेकिन ये जो रिसोर्सेज को, वसाइल को इलीगल माइनिंग करके या माइनिंग के नाम पर लूटने का इल्जाम है, ये अगर दुरुस्त है तो क्या हम तवक्को करें कि एक बड़ी कार्रवाई, एक मेजर क्रैकडाउन दोनों प्रोविंसेस में आपकी गवर्नमेंट में होगा, जिसका आगाज शायद कुछ दिन पहले से हमने देखा? जी, पहले तो पैनल में जितने भी वहाँ पे हमारे भाई हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम, और आपको भी और शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बुलाया कि ये जो इलीगल माइनिंग का जो नेक्सस, ये जो माफिया यहाँ पे चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर,
आपने देखा होगा उमर साहब की डायरेक्शन में हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज पे एक्शंस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि जो भी ये इलीगल माइनिंग का जो ये प्रोसेस, ये कहाँ से आया, ये कौन करवा रहा है, ये आने वाले टाइम में लोगों के सामने होएगा। रही बात हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, माइनिंग हो या जो भी चीजें हो, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर के लोग आके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कल के डेट पे, चाहे वो टेंडरिंग के थ्रू आए क्या आए, हमारी पहला जो है, जो इसका हक बनता है इस नेचुरल रिसोर्सेज पे, जहां से काफी सारे आपको पता है कितना रोजगार इस पे भी है, कितने सारे ड्राइवर्स, कितने सारे लोकल्स इस पे बचते थे। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो टेंडर्स उनको ही दिए जाएंगे। बट जहां पे रहा इलीगल का सीन, ये जो नेक्सस हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं, जो खुला लूट इन्होंने किया इस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, उस पे कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होएगी और रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आपके सामने। ये जो हमारे आई डोंट नो व्हाट्स हिज नेम, ये बड़ा कतरा रहे थे नाम बोलने में, नाम इनको भी पता होएगी कि किनका किस पे क्या हाथ है। तो ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं कि किसका ये जो माफिया है उनके पीछे किसका हाथ है। वो भी आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा कि इस पे एलजी साहब को भी जवाब देना चाहिए कि अगर ये पिछले 5 साल से ये नेक्सस चल रहा था, ये कहां से आया, और ये जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज के साथ लूट खसूट हुआ, इनके लिए जितने भी ऑफिसर्स जिम्मेदार होएंगे उनको कड़ी सी कड़ी सजा जरूर हमारी गवर्नमेंट से मिलेगी। पॉलिसी में कोई तब्दीली हो ये हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मैं पिछले महीने 2 या 3 तारीख को एक पीआईएल पहुंची अदालत के अंदर। थोड़ी देर में जब मुजफ्फर साहब के पास जाएंगे वो भी उस पर रोशनी डालेंगे कि एनजीओ की तरफ से सवालात पूछे गए कि एनफोर्समेंट सही तरीके से नहीं होती, तो सरकार का अदालत में जवाब आया कि हमने तो अफसरान को जिम्मेदारियां दे दी हैं। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट करें कि अफसरान तो सामने आए हैं, लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी हो। ये जो इम्तियाजी सुलूक या डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होती है कि किसको कहां पर काम देना है, चुन चुन कर ना दिया जाए। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। पॉलिसी पे आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस पे पॉलिसी फ्रेम होएगी, पक्का फ्रेम होएगी। और हम चाहते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये इस पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और बाय लीगल मींस कि ये कोई पिक एंड चूज वाला सीन नहीं होएगा। जिस तरह से ये चल रहा था सिस्टम वाइज, ये वैसे ही चलेगा। राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, एनजीटी की गाइडलाइंस भी हैं जो मुसलसल हमारे साथ प्रोग्राम में आप डिस्कस करते रहे, मुतअद्दिद बार उस पर भी रोशनी हमने डाली। और एनजीटी मुसलसल ये कह रहा है कि इस तरह की परेशानियां हैं माहौलियात के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के अंदर, और दोनों तरफ से कहीं अगर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, एक तो वहां पर कभी डंपिंग को लेकर मसला, कभी माइनिंग को लेकर मसला, कभी गर्द को लेकर मसला, ये सारी चीजें हुकूमत के नोटिस में लाई गई, कहा गया तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वाकई में मामलात हुकूमत में के नोटिस में होने के बावजूद भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया, और लैंड माफिया या जो सैंड माफिया जिसको ये नाम दिया जाता है, ये दोनों वाकई में खतरा जम्मू कश्मीर के लिए दौरे हाजिर में बने हुए हैं आपकी नजर? की जो गाइडलाइंस है वो सब मेरी पिटिशन ही है सब जी। वो कोई स्यूमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया उन्होंने। जितने भी केसेस वहां हैं, 9 केसेस हैं इस वक्त, 9 के 9 मेरे हैं। जी जी। 2019 से मैं 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल से बिल्कुल, जब से 370 का आर्टिकल टूटा यहाँ पे, उसके बाद ही जो ये इन्होंने ई ऑक्शन के जरिए, ये तो मैं पहले अल्ताफ साहब की इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं, ये कोई ऐसे नहीं अलॉट हुआ। ये जो अभी साहिल साहब भी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही है। ये एक ई ऑक्शन के जरिए एलोकेट हुआ है, क्योंकि मुझे इसमें पूरी इल्मियत है, पूरा पता है। हम एक गलत नैरेटिव तैयार कर लेते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। हाँ, बहुत से लैप्सेस हुए हैं, करप्शन भी हो रहा है, कहाँ कहाँ मैं सब बताऊंगा। ये ई ऑक्शन के जरिए एलोकेट हुआ, और इसमें कुछ लोगों को, लोकल लोगों को भी बहुत को मिला, बाहर के ये कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे उतने। हाँ, शायद तवी ये जम्मू साइड का सांबा कोठवा में शायद बड़े थे प्रोजेक्ट्स, कितने 2-3 करोड़ के हाईएस्ट, 3 करोड़ मैक्सिमम होगा, उतना बड़ा भी नहीं था ये माइनिंग ब्लॉक एलोकेट होते हैं।
और जहां तक कश्मीर वादी की बात है, अगर मैं दूध गंगा की बात करूं, शाली गंगा की बात करूं, रोमशी की बात करूं, ससारा की बात करूं, रंबियारा की बात करूं, ये सब 1.5 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख के इनको एलोकेट हुआ है एक माइनिंग ब्लॉक फॉर 5 इयर्स। जी, अगर 1.5 करोड़ में 5 साल के लिए कोई माइनिंग ब्लॉक एलोकेट हुआ, दैट मीन्स आपको आहिस्ता आहिस्ता से माइनिंग करनी है, मैन्युअली करनी है, मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लिखा है, जिन कंट्रैक्टर्स को ये मिला है काम, उन्होंने खुद लिख के दिया है। जब उनको काम मिलता है, उनको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलती है जम्मू कश्मीर स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से, और उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करना, और जम्मू कश्मीर का अपना जम्मू कश्मीर माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स है, उसमें भी लिखा है कि आप हेवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें कश्मीरी में जो कहावत है, वो मुर्गी लाई सोने के अंडे डाल रही थी, उन्होंने कहा कि हम इसको चीर देंगे, एक साथ ही मार देंगे, सब अंडे निकाल देंगे इसके। अरे 5 साल तक करना है, दिन में तुम 10-15 डंपर टिप्पर उठाते हो, 5-10 टिप्पर, 5-6 डंपर आराम से कर लो, 10-15 हजार जीत जाओगे, कमाओगे दिन का। ये दिन में ही कमाना चाहते थे 4-4, 5-5 लाख रुपए। अपनी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको वो चीजें बोल रहा हूँ जो एनजीटी ने ऑर्डर्स जिस पे दिए हैं। जुर्माना करवाया मैंने, ये जो जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट का 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ बड़गांव वालों को, 2 जगहों पे मैंने बंद करवाया। एनकेसी प्रोजेक्ट कंपनी जो उनको मैंने बैन करवाई यहाँ पे शाली गंगा में, वो यहाँ से फिर चले गए उधर क्या बोलते हैं सुखनाग बीरवा में, वहां पे कोई ऑक्शन ही नहीं हुआ। सुखनाग नदी जो है बीरवा बड़गांव में, वो ऑक्शन ही नहीं हुई है, उसमें इलीगल काम चल रहा है। और उतना मुझे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं लगा जितना मुझे अफसरों का लगा, जो मैं अपनी तजुर्बा बोल रहा हूं आपको। उतना मुझे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें नहीं लगा जितना ये ऑफिसर खुद करते हैं। ये बदमाशी करते हैं, बाद में बोलते हैं हमें जो फलानी पार्टी वाला बोल रहा। नहीं, जहां तक मुझे पता है, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिशरीज डिपार्टमेंट और पुलिस सब मिलके इसी को नाम दे रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। ये बाबू राज है। मैं एक जवाब जरा इस पर साहिल बशीर साहब से ले लूं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास जी मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। साहिल साहब, ये कहा जाता ना कि कुछ ऐसे अफसरान की छत्रछाया में ये सब काम होता है, और वो जो ब्यूरोक्रेसी की एक लेवल होती है उसको भी पार किया गया। इल्जामात आप पर ये हैं कि सब कुछ होता रहा, देखते गए, चुनिंदा लोगों को चाहे वो काम देने की बात हो या फिर कहीं गलत काम भी हुआ तो देखकर भी उसको नजरअंदाज किया गया, जिस चीज की तरफ मुजफ्फर साहब भी इशारा करें, और यही बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहते हुए आपको टारगेट किया। देखिए, मैं समझता हूं इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं हाथ हो नहीं सकता। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाबू उन्होंने बिठाए थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुजफ्फर साहब की बात से भी सहमत हूँ। ये बाबूगिरी यहाँ पे इन्होंने चलाई है, और सबसे बड़ा करप्शन मुझे यहाँ तक खुद भी इस चीज का एहसास है। ये मुजफ्फर साहब भी शायद उसका साथ देंगे। यहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ की हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सबसे बड़े करप्ट लोग वहां पर बैठे हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन कहां से इन्फ्लुएंस आता है, ग्राउंड जीरो पे कौन मुलाजिम है, कौन काम करता है, एलजी साहब की बात कहां तक पहुंचती है, कहां तक नहीं पहुंचती है, कहां तक नजरअंदाज होती है, नीचे ग्राउंड जीरो को पता नहीं होती है। मुझे लगता है एलजी साहब का भी जो इन्फ्लुएंस होता है कमिश्नर सेक्रेटरी तक ही होता है, उसके नीचे भी वो किसी मुलाजिम को ना जानते होंगे ना याद रखते होंगे। ये जितना भी काम है ये बड़ी बाबूगरी है, क्लर्कल काम है, एसओ तक हो जाता है। जहां तक बात करप्शन की है, देखिए करप्शन को जड़ से हटाना ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का काम नहीं है, ये उतना ही काम उन लोगों का भी है, पब्लिक का भी है, जो करप्ट करते हैं लोगों को। सबसे बड़ी बात उन पे आती है। जहां तक हमने बात की पंजाब से लोग आए, यूपी से लोग आए या कहीं और से लोग आए यहाँ पर काम करने के लिए, अगर वो थ्रू ई ऑक्शन आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पे इस वक्त जो मशीनरी काम कर रही है वो हमारे लोकल लोगों की है, यहाँ पे लोकल पब्लिक की है। वो लोग वहां पर काम करते हैं, ये उनका काम है निकालना। उन्होंने अगर 1 करोड़ में टेंडर लिया है, उन्होंने आगे उनको 2 करोड़ रुपए में बेचा है, लेकिन जो उसको 3 करोड़ 4 करोड़ में निकालना चाहते हैं वो हम लोग खुद हैं यहाँ पे जिम्मेदार, और उनके इन्फ्लुएंस के पीछे। अच्छा शेख ओवैस साहब, ये जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है, जहां पर अब तक ये इल्जाम लगता रहा और कल बातों बातों में लैक ऑफ एक्शन की बात की डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, और आज भी ऑफिसर्स कह रहे थे,
कि कार्रवाई तो एट द एंड हमने करनी है। ये जो लैक ऑफ एक्शन की बात हुई, सुधार इतने बड़े पैमाने पर क्या इतना आसान है? और बहुत जल्द हम कोई तवक्को करें कि या जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि एकदम से इस माफिया को कंट्रोल कर लिया जाएगा? जम्मू में इंटीरियर बेल्ट में, सर्दर्न बेल्ट और नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर कश्मीर प्रोविंस में, दोनों जगहों पर ये जो डैमेज हुआ है, कंट्रोल कैसे चीजें होंगी? क्या हिकमत अमली नए सिर से कोई तरतीब दी जा सकती है? इस तरह की कोई उम्मीद रखें या फिर वही कि आप आए, अफसरान पर डंडा चलाएं, शायद उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा? नहीं, देखिए आसिफ साहब, आपको पता है कि 5 साल के कोई इलेक्शन हुए नहीं। 5 साल की ये पूरी जो गंद मची हुई है अभी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मतलब इट इज नॉट जस्ट ये अपना जो ये इलीगल माइनिंग का सीन है, काफी सारी चीजें और है जिनमें थोड़ा सा समय लगेगा, बट हम वादाबंद है लोगों को कि जो हमने प्रोमिस किए, हमारे इलीगल माइनिंग के बारे में हमने बात की थी कि हमें इस पे रोक ठाक लगानी है। ये जो बाबूगिरी ये कह रहे हैं कि ऑफिसर्स ने ये जो गंद मचाया है, इस स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होएगा और आने वाले टाइम में आप कुछ ही टाइम में आप देखिए कि एक्शन भी होएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होएगा, खाली बातें नहीं होएगी। बट ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि आज हमारे भाई वहां पे आज इनको याद आया कि देखो जी, हाँ हमें भी दिख रहा है। 5 साल तक तो इन्हीं का सिलेक्टेड एलजी यहाँ पे अपॉइंटेड था, उस टाइम पे उनको याद नहीं आया, उस टाइम पे इन्होंने आवाज नहीं उठाई कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। बड़ा बड़ा अफसोस का मुकाम है। बट हम वादाबंद है अपने लोगों को जिन्होंने हमें वोट लाके आगे लाया, खड़ा किया है। इंशाल्लाह इस पे रोकटा जो होएगी बहुत जल्द आप देखेंगे, रिजल्ट्स आपके सामने बहुत जल्दी होंगे इंशाल्लाह। ये साहिल साहब आपकी तरफ से एतराफ था, लेकिन शायद ताखीर से था, जो शेख साहब भी कह रहे हैं और हमें भी ये समझ में आया, क्योंकि यही सवाल जब मैं आपसे पूछता था अक्सर प्रोग्राम्स में तो आप कहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं वही कह रहा था कि सहूलत के हिसाब से शायद जवाब दिया जाता रहा और मामले पर संजीदगी नहीं बरती गई। नतीजा ये कि आज मुतअद्दिद मकामात पर रिहायशी बस्तियों को खतरा लाहक है दोनों सूबों के अंदर। जी सर। साहिल साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपने किसी सरबरा को कहीं पे बिठाया है, चलिए मैं मानता हूँ, अगर आप यही इल्जाम तराशी करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे एलजी को सिलेक्टिव तरीके से बिठाया है, लेकिन वहां पर वो जिम्मेदारी आयद होती है उस सरबरा पे जो वहां पर बैठा है। अगर कहीं पे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी एनजीओ को, किसी भी एक्टिविस्ट को कि वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वहां पे कोई करप्शन हुआ है, कहीं पे किसी के ऊपर इंसाफी हुई है, तो कानून और कवानीन दोनों उनको हक देते हैं अपना जो है ग्रीवियंस रखने की और पता लगाने की क्या बात है। लेकिन डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह जो है इल्जाम तराशी करना है विदाउट एनी एविडेंस एंड विदाउट एनी फैक्ट्स, मैं समझता हूं कि एक मुकाम ये है कि आज जब अब लोगों ने एक इलेक्टेड सरकार दी, अब आज आपको याद आ रहा है कि उसमें जिन लोगों ने काम किया है करप्शन के बारे में ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप मेरी बात, जो माइनिंग चल रही है पूरे इस चीज से बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस वक्त आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने एक्शन लिया है, को लेके आप लोगों ने इस चीज को लेके बैठे। हम तो कहीं सरकार में थे नहीं, न हम इलेक्टेड ही थे, न हम वहां पे सिलेक्टेड ही बैठे थे। आज आपको लग रहा है कि हम कटघरे में खड़े हो गए। आज आप बड़े आराम से बोल रहे हैं कि हाँ जी, उसका जवाब मुझे लगता है कि उसको उनको करना चाहिए। ही हैज पावर्स, ही इज डिप्टी सीएम। माइक पे बोलने से क्या होगा? यही चीज तो आप लोग अभी तक लोगों के साथ करते आए हैं, टीवी पे, माइक पे, जलसों में बताते आए हैं। ऑन ग्राउंड आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, देयर आर फैक्ट्स, देन ही शुड टेक एक्शन। अगर उनके हाथ में उतने पावर्स है दैट ही कैन टेक एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने किया। लेकिन बाकी देखो, लोगों को बेवकूफ बनाने से कुछ नहीं होगा, माइक पर बोलने से कुछ नहीं होगा, टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होगा।
आपने बात की, मैंने नहीं ऐसी बात नहीं, आप सेंटर बना में भी रहे इनकी हो, गवर्नमेंट है आप और 5 यही साल के उनके बाद बेटे थे जब और आप जो भी इनकी चीज हुई थी लोगों और के इनकी कटघरे में गवर्नमेंट खड़ा ही है कर हुआ। दिया गया, आज आपके अगर पास आपको जवाब ही लगता है नहीं आपके है। डिप्टी सीएम को हम क्या लगता है लोगों कि को कहीं पे ये करप्शन है, बना रहे he should हैं, ये prove भी it. पता है ये Instead of making माइनिंग noise, instead कहाँ of से हो making रही थी, noise on अभी TV ये कहाँ channels, तक instead of making जाएगा। ये noise 5 on साल में ये जो Facebook माफिया pages, he बना should के come रख forward. लिया है इन He लोगों should ने, take action किसने on बनाया those है, persons. वो लोगों He के should नहीं take सामने action on सेंटर those में officers. और हम वादा सेंटर में करते हैं, He's just speaking. हमें खाली बातें नहीं आती सेंटर है में करनी। लोगों को देखिए, टीवी थ्रू, माइक के थ्रू लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, रोज रोज ये ड्रामे नहीं चलते हैं। आज उन्होंने बाइट दी है, आज उन्होंने बोला है कि मैं एक्शन करूंगा, लेट हिम डू इट, वी विल अप्रिशिएट। साहिल जी, अगर करप्शन के ऊपर साहिल उन्होंने जी बात की है, करप्शन क्या खत्म बात करने कर की रहे हैं बात आप की है, we will लोगों appreciate। ने सब जल्दी से ऐड कीजिएगा। लोगों को आप लोगों ने बेवकूफ बना के रखा है। पहले तो 2019 में कश्मीर को जेल बना दिया, फिर सिलेक्टेड मेंबर को यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर प्रोमिस को लेके अल्ताफ साहब अपनी बात रखिएगा जल्दी से, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आप हूँ। बात करते हो पुंडुचेरी रूल और उस चीज नहीं टुडे यू हैव पावर, नहीं नहीं आप नहीं इसमें अगर टेंडर वगैरह हो गई होती तो कम से कम आम ये जो हमारे बेरोजगार नौजवान है इनको फायदा मिलता, लेकिन इनको ये कुछ लोग मिल रहा है, ये कुछ लोग इसको इन्होंने माफिया बनाया। सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ पे एलडी हुकूमत, ये तो गवर्नमेंट के अंदर ही चल रहा था, तो इन्हीं की राजस्थानी है पहले। काम करना नॉट नहीं ये गलत नहीं है, आप लोग पता नहीं बाहर से कहां से ये कॉन्ट्रैक्ट जरिए करना चाहता हूँ। ये जो मेरे भाई बैठे हैं वहां पे, मैंने 150 करोड़ का भी टेंडर देखा है माइनिंग, ना कि जस्ट 3 करोड़ 4 करोड़ का। आई एम नॉट टू रिकलेक्ट दैट गाइस जेंटलमैन्स नेम, जिसने ये जो बाहर से आके जिसने 150 करोड़ का टेंडर माइनिंग पे लिया। इफ आई हैव टू गिव द दैट इज 147 करोड़ का उसने ये माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इसमें हम पूरा ने भी कहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक अच्छा पॉइंट है, बात नहीं है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है जिस पर बहस हो रही है। मुजफ्फर साहब, ये अल्ताफ साहब भी बता रहे थे, ये जो टेंडरिंग वाली बात हो रही थी, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1957 का है और वक्त गुजरने के साथ साथ तरमीम भी कुछ की गई, ये भी तो एम्पावर करता है, बाख्तियार बनाता है एक स्टेट गवर्नमेंट को कि आप किस हिसाब से इलीगल माइनिंग को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए, और कैसे आगे ये जो टेंडरिंग का अमल है इस पर भी कोई मखसूस गाइडलाइंस हैं, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा ताकि ये जो थोड़ा सा कियोस है जिस पर बहस शुरू हुई है ये खत्म किया जा सके। माइनिंग और है मेजर मिनरल की माइनिंग, जो है वो मेजर मिनरल की बात, जो वैसे भी बात कर रहे थे 140 वाला करोड़ जो है वो मेजर मिनरल की माइनिंग है। जहां तक रेत, रिवर बेड मटेरियल जिसे कहा आरबीएम कहा जाता है, रेत उसमें आती है, बाजरी आती है, बोल्डर्स आते हैं, वो माइनर मिनरल में आता है। वो उतने ज्यादा क्या बोलते नहीं है, 2-2.5 करोड़ मैक्सिमम होगा, 2 करोड़ मैक्सिमम 2.5 करोड़ होगा, 3 करोड़ तक हो सकता है। बट यहाँ कश्मीर है 1.5 करोड़। टॉक अबाउट एज होल, वी डोंट होल तो बहुत ज्यादा है, बजरी वाला ये वाला, बिकॉज़ हमें भी पता है हमारे पास ये तो तकरीबन 2, ऐसे ही हमारे तकरीबन 200 करोड़ के प्रोजेक्ट वो नहीं सर, इन्होंने ये नहीं थी। अल्ताफ साहब बीच में मत बोलिएगा, 1 मिनट, अल्ताफ साहब जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का मैं जवाब ले रहा हूं, जरा रुक जाइएगा। ओवैस साहब ने भी वही बात की, मैं वही सवाल पूछा है डॉक्टर साहब से। जी सर। तो ये माइनर मिनरल्स जो हैं टोटल तकरीबन होंगे, ये तकरीबन 150-200 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे ये कश्मीर और जम्मू की जितनी भी नदियां हैं। बट इसमें बहुत सारी नदियां ऐसे हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसे हैं जहां पे ये ऑक्शन हुआ ही नहीं है, वहां को भी लूट, उसको भी लूट कर रहे हैं, और जहां हुआ है वहां काम कैसे करना है वो पता ही नहीं है, और उसमें सब इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर्स, वहां के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के, पुलिस वालों को इनका एहतिसाब होना चाहिए। और सबसे बड़ी एलजी साहब की नोटिस में भी लाया, ऐसे नहीं कि हमने नहीं लाया, जब हम एनजीटी जाते हैं उससे पहले हम इनको चिट्ठियां लिखते हैं, हर किसी, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, हमने तो 2 बार हाजिरी करवाई उसकी, क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं एचयूडीटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, कमिश्नर एसएमसी की, डीसी बड़गाम की, मगर उसके बाद भी ये उनकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, खाली एनवायरमेंटल लॉस नहीं है, ये हमारा इकोनॉमिक लॉस है, क्योंकि अगर मैं एक सुखनाग नदी की ही बात करूं, सुखनाग नदी में दिन में वहां ई ऑक्शन हुआ ही नहीं है,
और दिन में 200 डंपर मटेरियल उठाते हैं। 200 डंपर मीन्स दिन का तकरीबन 20-25 लाख रुपए मटेरियल। तो कुछ देहातों के लिए भी थ्रेट है, तकरीबन कुछ जो रिहायशी इलाके हैं, बस्तियां हैं, डॉक्टर राजा साहब, क्या उनके लिए भी ये खतरा बन रहा है? फिर एक तो वो हो गया एनवायरमेंटल, और उसके बाद जो बस्तियां नजदीक में है वो खतरे में है। उन्होंने पानी का बहाव रोक दिया है, उन्होंने इसमें खड्डे बनाए, इन्होंने ट्रेंचेस खोद दिए, जो इसमें हमारे नाग थे वो खत्म हो गए, उनमें पानी नहीं आता, ट्यूबवेल जो खत्म हो गए। और जो सबसे बड़ी बात है एग्रीकल्चर लैंड, वाटर टेबल नीचे हो गया है। एग्रीकल्चर लैंड के लिए जितनी छोटी छोटी जाती थी, नहरें जाती थी, कोलास मकान, वो नदियां बंद हो गई, ये सब तबाह हो गए। और सबसे बड़ी बात है हमारी मछलियों की पॉपुलेशन खत्म हो गई। ये फिशरीज डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए आप, और इन फिशरीज वालों को भी एहतिसाब कीजिए आप। इनको इन मछलियों को बचाना था, ये वहां पे जो है बिल में चुप करके बैठे हैं। ठीक है, शेख अवैस साहब से एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब तो उन्होंने ही देना है। एक तो फिशरीज को भी नुकसान, रिहायशी बस्तियों को नुकसान, बिजली की तरसीली लाइनों को नुकसान, रिहायशी आबादियों को खतरा अलग अलग मकामात पर। और ये जो मनमानी है, अगर कहीं पर वायलेशंस हो रही हैं शेख साहब, क्या पेनल्टीज इंपोज होंगी? जो सरकार कर सकती है, जो दायरा इख्तियार में है, उसके मुताबिक काम होगा? ये जरा एश्योर कीजिएगा या यकीन दिलाइएगा हमारे देखने वालों को। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे मंशूर में भी लीगल माइनिंग का हमने जिक्र किया था। हम वादाबंद है लोगों के टुवर्ड्स कि जो जहां पे भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है उस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होएगा, और अवाम के सामने बहुत जल्द अवाम के सामने रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बोला उन्होंने वो ग्राउंड पे रियलिटी में दिखाया करके। खाली बातें हम यहाँ पे बैठे नहीं है करने के आपके साथ हम गुफ्तगू करें, और जो वहां से इलीगल हो रहा है तो हम होने दें। आपने हमारे डिप्टी सीएम से भी सुना कि वी आर वेरी फोकस्ड, एंड इंशाल्लाह आप इस पे जल्द से जल्द एक्शन देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अल्ताफ साहब, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, साहिल बशीर साहब और अवैस साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती राय, अपना ओपिनियन रखने के लिए। लेकिन बात या शायद इस वक्त वक्ती तौर ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली न सिर्फ गैर कानूनी कानकनी रुके या इलीगल ये जो माइनिंग होती है वो रुके, बल्कि साथ साथ जो वह नुकसान है उसका भी एहतसाब किया जाए, जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए, शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी की जब बात होती है तो जिम्मेदारान को उनके असली जो मकाम है या फिर आप कह लीजिए कैफिर किरदार तक उनको पहुंचाया जाना, शायद वो चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं जो माजी में की गई गलतियां हैं, मुस्तकबिल बर्बाद ना हो, एक उसका ख्याल रखा जाए। और दूसरा, आज के वक्त में दोनों सूबों से ये जो आवाज़ें उठी कि मिनरल्स को लूटा, मेजर मिनरल्स जिसकी तरफ इशारा मुजफ्फर साहब कर रहे थे, और फिर कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर वसाइल के तबाह होने का इंतजार एक तवील मुद्दत तक किया जाता रहा। क्या ये इल्ज़ाम है या वाकई में यहाँ से आगे कार्रवाइयाँ होंगी? कल या परसों जिस हिसाब से कार्रवाइयाँ हुई हैं इंटीरियर बेल्ट के अंदर, उस हिसाब से हुआ तो शायद बहुत सारे लोग जो सरकारी दफातर में बैठकर एसी की हवा खाते थे वो भी आपको सरकार उनको भी सस्पेंशन ऑर्डर्स निकालते हुए देखेंगे या कार्रवाइयाँ होंगी, शायद उस हिसाब से अगर चीज़ें हों। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे डेटा मैनेजमेंट ये बताता है कि जो इर्रेगुलरिटीज हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस इन पर आई और बहुत सारी जगहों पर जो मुजफ्फर साहब भी बता रहे थे कि नुकसान जो हुआ उसका तखमीना लगाया गया और उसके बाद जुर्माना भी आयद किया गया कंसर्न अथॉरिटी पर। उस जुर्माने के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ, कमियां हैं, कोताहियां हैं जिनको दूर करना वक्ती हुकूमत पर शायद सबसे बड़ा दबाव भी, और काम वो तरजीह बुनियादों पर करें, ये शायद उनकी प्रायोरिटीज में होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 5 के पंच में बस इतना ही।